जय हिंद मेरे विद्वान साथियों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंस्ट्रक्शन मटेरियल चैप्टर नंबर 2 यानी कि ब्रिक्स एंड टाइल्स। इसका पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। इससे पहले पार्ट 1 हम लोग पढ़ चुके हैं ब्रिक्स एंड टाइल्स में। ब्रिक्स के बारे में हम काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं, तो अगर आपने अभी वो वीडियो नहीं देखा है तो आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं, और फिर अगर आपने देख लिया है तो आपका धन्यवाद। आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि क्या है सिलेबस। तो सिलेबस जो ब्रिक्स एंड टाइल्स हमारा चैप्टर नंबर 2 है, इसमें हमने इंट्रोडक्शन, रॉ मटेरियल इन ब्रिक कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक, ये सारा कुछ हमने देख लिया है। अब बाकी का जो है कि हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ ब्रिक, टेस्टिंग ऑफ ब्रिक, और पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टी ऑफ गुड ब्रिक। तो ये 3 टॉपिक जो है कि इसमें पढ़ने वाले हैं। तो पहले पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ गुड ब्रिक, फिर इसके बाद पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ गुड ब्रिक, फिर पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ ब्रिक्स, टेस्टिंग ऑफ ब्रिक के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करेंगे, वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट करेंगे, इफ्लोरेसेंस टेस्ट करेंगे, डायमेंशनल जो है कि टेस्ट करेंगे। ये सारे टेस्ट हम पढ़ने वाले हैं। ये कंप्लीट जो है कि होने वाला है ब्रिक्स के बारे में। तो ये पार्ट 2 में ब्रिक्स कवर हो जाएगा, और पार्ट 3 टाइल्स में हम इसको कवर कर लेंगे और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है, तो काफ़ी बढ़िया है। अगर आप जो है डिप्लोमा या बीटेक के स्टूडेंट है, इवन आप आगे एसएससी जेई या किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो इसके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि सारा डेटा जो है कि उस हिसाब से बनाया गया है कि आपके लिए एग्ज़ाम में भी हेल्प करेगा, और फ्यूचर में भी अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको ये जो पूरा का पूरा कंटेंट है हेल्प करने वाला, ठीक है। और आपके डिप्लोमा बीटी के एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें टेस्टिंग ऑफ ब्रिक जो है कि काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, गुड प्रॉपर्टी ऑफ ब्रिक जो है कि पूछा जाता है। तो ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अच्छी ईंट की विशेषताएं, यानी कि क्वालिटी ऑफ गुड ब्रिक। तो अच्छी ईंट की क्या विशेषताएं हैं कि इनकी जो सतहें हैं वो समान होने चाहिए, कोने तीखे होने चाहिए। तो एक अच्छे ब्रिक की ये विशेषताएं हैं कि इनकी जो सतह है, जैसे कि ये एक ब्रिक है, तो ब्रिक की जो सतह है वो एक समान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये जो ब्रिक्स है तो वो बेसिकली कि अनइवन हो, तो एक समान इसकी सतह होनी चाहिए इस ब्रिक की, ठीक है। ये रहा ब्रिक। अब इसके ऊपर अपना फ्रॉग है ना। तो इसकी सतहें एक समान होने चाहिए और इनके जो कोने हैं वो नुकीले होने चाहिए। तो एक अच्छी क्वालिटी ब्रिक की ये विशेषताएं हैं। दूसरा है ईंट चारों तरफ से पकी एवं समान रंग वाली होनी चाहिए, कि ईंट ऐसा ना हो कि कहीं से पका हुआ है कहीं से नहीं पका हुआ है, और उसका चारों तरफ से रंग जो है एक समान होना चाहिए। तो हम कहेंगे अच्छी क्वालिटी की ब्रिक है। तीसरी जो प्रॉपर्टी है, विशेषता है, कि ईंट में किसी तरीके का दरार सिकुड़न नहीं होना चाहिए। देखा होगा ईंट में आपके क्रैक्स हो जाते हैं, तो ईंट में किसी प्रकार का क्रैक्स नहीं होना चाहिए, और ना ही ईंट कहीं से सिकुड़न होनी चाहिए इसमें, ठीक है। और अच्छी क्वालिटी के ईंट की और क्या क्या विशेषताएं हैं, इन्हें कठोर तथा सामर्थ्यवान होना चाहिए। तो ये जो ब्रिक्स है वो कठोर हो और ज्यादा से ज्यादा भार सह सकती हो, तो ज्यादा से ज्यादा सामर्थ्यवान होनी चाहिए। खुरचने पर इनमें निशान ना पड़े। आप इस ब्रिक को नाखून से खुरचिए, तो नाखून से खुरचने पर इस पे ब्रिक पे निशान ना बने। अगर निशान बन रहा है तो हम कहेंगे कि ये ब्रिक अच्छी क्वालिटी का नहीं है। सिक्स है कि इनको 24 घंटे तक पानी में डुबा कर रखिए, तो ये अपने भार के 20% से अधिक जल नहीं सोखने चाहिए। इनको आप 24 घंटे तक जल में डुबा कर रखिए, तो इनके जो भार है, जनरली एक ब्रिक का भार होता है 3 kg के आसपास का, तो अपने भार के 20% से ज्यादा जल ये अवशोषित ना करें, क्योंकि ज्यादा जल अवशोषित करेंगे इसका मतलब इनके अंदर छिद्र बहुत ज्यादा है, और छिद्र ज्यादा होने का मतलब है कि ब्रिक कमजोर हो जाएगा फिर। क्लियर है, क्योंकि बहुत ज्यादा छिद्र है, बहुत ज्यादा वॉइड्स है, तो ब्रिक उतना ज्यादा कॉम्पैक्ट और मजबूत नहीं है, ठीक है। सातवां क्या है, संदलन सामर्थ्य। संदलन सामर्थ्य का मतलब होता है कि क्रशिंग स्ट्रेंथ। तो जो भी हमारी ब्रिक है उसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ 55 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए। इसका मतलब इसको भार लगा के तोड़ा जाए, तो भार लगा के जब आप तोड़ोगे तो ये 55 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर से ज्यादा का भार यह सह सकती हो, ऐसी ब्रिक होनी चाहिए अच्छी क्वालिटी का ब्रिक। इससे कम भार सहती है तो हम कहेंगे कि ब्रिक की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है। इसके बाद
एट्थ जो पॉइंट है वो है इन्हें तोड़ने पर सतह समांग होमोजीनियस एंड कॉम्पैक्ट होना चाहिए। कल को आपने इस ब्रिक को तोड़ दिया तो जब आप तोड़ते हो बीच से तो आप देखोगे कि जो ब्रिक जहां से टूटा हुआ है तो उसकी जो एक समान दिखाई दे, कहीं पे भी रोड़ी कंकड़ पत्थर उस ब्रिक के अंदर आपको दिखाई ना दे, ठीक है, और काफी कॉम्पैक्ट हो, कोई गड्ढा वगैरह वॉइड्स उसमें ना दिखाई दे, ठीक है, काफी कॉम्पैक्ट और एक समान दिखाई दे तोड़ के अगर उसको ब्रिक को देखा जाए तो। साथ ही साथ इसमें रंध्र की संख्या कम से कम होना चाहिए। जैसा कि हमने बताया रंध्र अगर ज्यादा रहेगा, छिद्र ज्यादा रहेगा तो वो कॉम्पैक्ट तो होगा नहीं, ज्यादा से ज्यादा पानी सोखेगा और उतना ही ज्यादा कमजोर वो ब्रिक होगा, ठीक है। और 10वां है कि दो ईंटों को आपस में टकराया जाए तो धात्विक ध्वनि आए, जैसे लगे कि किसी धातु को हम टकरा रहे हैं, मेटेलिक साउंड आता है तो हम कहेंगे कि अच्छी क्वालिटी का ब्रिक है। और ढप ढप की आवाज आ रही है तो इसका मतलब ये जो ब्रिक है वो अच्छी क्वालिटी का नहीं है, अच्छे से पका नहीं है, इसकी मजबूती ज्यादा अच्छी नहीं है। और अच्छी क्वालिटी के ब्रिक की विशेषता क्या है कि इन्हें 1.5 मीटर की ऊंचाई से अगर कच्ची जमीन पर गिराया जाए तो ये ब्रिक टूटे ना। अगर ये ब्रिक टूट जाते हैं तो हम कहेंगे कि ये ब्रिक की क्वालिटी अच्छी नहीं है, और अगर नहीं टूटती है तो हम कहेंगे ये ब्रिक की क्वालिटी अच्छी है। क्लियर है? तो ये है कुछ विशेषताएं अच्छी क्वालिटी के ब्रिक के लिए। अगर आपको एग्जाम में 5 मार्क्स के लिए आता है तो आप ये सारी विशेषताएं आप ब्रिक के बारे में लिख सकते हैं। ब्रिक का डायमेंशन कितना होता है आप कमेंट करके हमें बताएं। 19 सेंटीमीटर तो इसकी लेंथ होती है, और इसकी विड्थ और डेप्थ कितनी होती है आप हमें बता सकते हैं, ठीक है। एक स्टैंडर्ड ब्रिक का ये साइज होता है। इसके बाद है डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रिक्स कट यूज इन ब्रिक मशीनरी। दरअसल बात क्या होता है कि हम जो है कि इस तरीके से ढेर सारी जो है कि डिजाइनें बनाते हैं ब्रिक के द्वारा। आप यहाँ देख सकते हैं ब्रिक के द्वारा इस तरीके से डिजाइनें बनाते हैं। इस केस में इन सब डिजाइनों को बनाने में डिफरेंट टाइप के ब्रिक्स का इस्तेमाल होता है, ठीक है। और उनका ब्रिक के कट का छोटे छोटे शेप का इस्तेमाल होता है। कहीं पे इस तरीके के ब्रिक का इस्तेमाल होगा, कहीं पे इस तरीके के ब्रिक के इस्तेमाल होंगे, कहीं ये ब्रिक का इस्तेमाल होगा। तो डिफरेंट टाइप के ब्रिक्स का इस्तेमाल होता है। अब इन ब्रिक्स का कुछ प्रॉपर नाम भी दिया गया है, ठीक है। एज ए सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट आपको सभी ब्रिक के बारे में उनके नाम तो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि इस ब्रिक को हम क्या बोलते हैं, ठीक है। तो इनके बारे में आज हम जानेंगे। आखिर ये ब्रिक बनाए क्यों जाते हैं? इसलिए बनाए जाते हैं कि जनरली जो नॉर्मल ब्रिक होता है, नॉर्मल ब्रिक है, अगर इसको इस शेप में आप तोड़ना चाहोगे तो पहले तो तोड़ना ही मुश्किल है, इसमें ज्यादा से ज्यादा समय लग जाएगा, लेबर कास्ट ज्यादा लग जाएगा और वेस्टेज ज्यादा होगा, ठीक है। तो इसमें समय भी लगे रहा है, लेबर कास्ट भी ज्यादा होगा, ब्रिक्स का वेस्टेज भी होगा, काम भी आपका टाइम पे नहीं कंप्लीट होगा। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं कि इसी आकार का हम ब्रिक सांचे में डाल के ढाल लेते हैं। अगर एक दो ब्रिक चाहिए तब तो कोई बात नहीं, लेकिन हजारों की संख्या में चाहिए तब तो प्रॉब्लम है। तो हम क्या करते हैं कि इसी के आकार के ब्रिक को हम ढाल लेते हैं, जो कि अपने कंस्ट्रक्शन वर्क में हम यूज किया करेंगे। क्लियर है? तो इसलिए इनका अलग अलग नाम दे दिया गया है और अलग अलग जगह इसका उपयोग है, ठीक है। तो ईंटों की विशेष आकार कौन कौन से हैं? जैसे कि निर्माण कार्यों में जोड़ बनाने एवं सुंदर दिखाने के लिए ईंटों के विभिन्न आकार को काट कर लगाना पड़ता है। जैसे कि ये नॉर्मल दीवार होती तो इतनी सुंदर ना दिखती, ये जो घर आप देख रहे हो अगर नॉर्मल दीवार होती तो इतनी सुंदर ना दिखती, लेकिन अब इसको सुंदर दिखाने के लिए, जोड़ लगाने के लिए अलग ये इन ईंटों को काट कर लगाना पड़ता है, ठीक है। इन्हें इसके लिए विशेष प्रकार की ईंट की जरूरत पड़ती है। जब इनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है तो हम क्या करते हैं, उचित आकार के सांचे में डाल के इनको ढाल लेते हैं, ठीक है। अन्यथा ईंटों को उस आकार में हम काट कर इसको लगा देते हैं, लेकिन काट कर लगाएंगे तो कुछ नुकसान है, हमने आपको बताया, तो इसलिए हम ढाल लिया करते हैं अगर ज्यादा मात्रा में ईंट की जरूरत पड़ती है। तब देखते हैं कि इन सब ईंटों को क्या बोलते हैं एक एक करके। क्लियर है? पहला है नर डेली, जिसको बोलते हैं किंग क्लोजर। तो अगर इस ईंट को देखिए लिखा हुआ है कि जब ईंटों को उसकी लंबाई के आधे, जैसे कि ईंट की लंबाई है तो लंबाई के आधे तथा चौड़ाई के आधे से तिरछा काट कर, ये चौड़ाई है तो चौड़ाई के आधे से आप इस तरीके से तिरछा काट दीजिए इस ईंट को, तो काट कर तैयार कर दिया जाता है, तो इसको नर डेली बोलते हैं। तो इस तैयार ईंट को क्या बोलेंगे? नर डेली, जिसको बोलते हैं किंग क्लोजर, ठीक है। और इसका उपयोग कहाँ करते हैं? जैसे कि कोई दरवाजा है, खिड़की है, तो उनके दरवाजे खिड़की के तिरछे जैम बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है?
अब आगे बात करते हैं मादा डेली यानी कि क्वीन क्लोजर। तो क्वीन क्लोजर का क्या इस्तेमाल होता है, तो कह रहा है कि जब ईंट को उसकी लंबाई के समांतर चौड़ाई के आधे से काट दिया जाता है, ईंट के लंबाई के समांतर चौड़ाई के आधे से इस तरीके से काट दिया जाता है, तो ये जो ईंट फॉर्म होता है तो इसको बोलते हैं मादा डेली। ठीक है, और इसकी सहायता से चिनाई के ऊर्ध्वाधर जोड़ को भंग किया जाता है। जो ऊर्ध्वाधर जोड़ होती है उसको भरने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद अद्धा। अद्धा तो जानते हैं, किसी एक ब्रिक को आधे से काट दीजिए तो ये जो ईंट प्राप्त होगा इसको अद्धा बोलेंगे या फिर 1/2 ब्रिक बोलेंगे। 1/2 का मतलब एक ईंटे का दूसरा हिस्सा, ठीक है, दूसरा भाग, 1/2 ब्रिक। ठीक है, इसके बाद 3/4 ब्रिक क्या होता है कि 3/4 ब्रिक का क्या मतलब होता है कि अगर किसी ब्रिक का आप 4 भाग करिए, ये रहा पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग और चौथा भाग, तो 4 भाग आप इस ब्रिक को करिए और 3 भाग से उसको काट दीजिए, 3 भाग से काट दीजिए, तो ये क्या कहलाएगा, 3/4 ब्रिक। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं पौना। ठीक है, तो पौना ब्रिक, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, पौना ब्रिक। तो ये आधा ब्रिक, ये है पौना ब्रिक। ये आधा और पौना ब्रिक कहाँ पे इस्तेमाल होता है, जब हम फ्लेमिश बॉन्ड बनाते हैं, यानी कि तिरछे चाल जब चलते हैं, फ्लेमिश बॉन्ड बनाते हैं दीवालों में, तो आधा और पौना ईंट की जरूरत पड़ती है। तो आप बार बार हर एक रद्दे में आधे और पौने ब्रिक की जरूरत पड़ती है, तो हर एक रद्दे में आपको काट काट के ईंट को लगाना पड़ेगा। इससे बेहतर होगा कि हम इस तरीके के ईंट ही डिजाइन कर लें, ठीक है, यूज कर लें, सांचे में ढालकर मंगा लें, तो आपका लेबर वर्क और वेस्टेज बचेगा। क्लियर है। इसके बाद क्या आ रहा है, गहरे दिल्ले वाली ईंट यानी कि डीप फ्रॉग ब्रिक। तो ब्रिक के अंदर जो इस तरीके की जो संरचना होती है इसको हम बोलते हैं फ्रॉग। इंग्लिश में बोलते हैं फ्रॉग और हिंदी में बोलते हैं दिल्ला, दिल्ले। ठीक है, अब ये अगर इनकी गहराई ज्यादा कर दिया जाए तो हम इसको कहते हैं कि गहरे दिल्ले वाली ईंट। इनका अलग नाम दे देते हैं और नाम बोलते हैं कि डीप फ्रॉग ब्रिक। ठीक है, तो कह रहा है कि ईंट का भार कम करना हो तो वहां पे हम गहरे दिल्ले वाले ब्रिक का इस्तेमाल कर लेते हैं। क्लियर है, गहरे दिल्ले वाले ब्रिक का इस्तेमाल कर लेते हैं। ओके, सर बटन ऑन कर दीजिए। ओके, ठीक है, इसमें ईंट के जो दिल्ले होते हैं वो काफी गहरे होते हैं, जिससे कि दीवार जो बनती है वो हल्के बनते हैं। ठीक है, क्योंकि अब गहरे दिल्ले वाली ईंट है तो इसमें ईंट का भार कम हो जाता है। ठीक है, तो बस याद रखना है कि जिनमें आपको फ्रॉक की गहराई ज्यादा दिखे तो उसको बोल दोगे कि गहरे दिल्ले वाली ब्रिक है। इसके बाद तिरछे कोने वाली ब्रिक, जिसको बोलते हैं स्क्वेंट ब्रिक। स्क्वेंट ब्रिक क्या होते हैं कि इनको जो है कि इस तरीके से तिरछाई काट दिए जाते हैं, तो ये जो ब्रिक प्राप्त होता है उसको बोलते हैं तिरछे दिल्ले वाली ब्रिक। तो इन ईंटों के कोने के 90%, 90 डिग्री, सॉरी, इन ईंटों के कोने को 90 डिग्री से कम या उससे अधिक में काट दिया जाता है। ठीक है, तो इस ब्रिक को क्या बोलते हैं, तिरछे कोने की ब्रिक। जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे इस ब्रिक को यहाँ से 90 डिग्री से काट दिया जा रहा है, तो 90 डिग्री से अधिक है, या तो 90 डिग्री से अधिक इधर से दिखेगा, इधर से 90 डिग्री से कम दिखेगा। ठीक है, तो 90 डिग्री से अधिक या 90 डिग्री से कम के एंगल पर अगर इसको काट दिया जाए तो इसको बोल देंगे स्क्वेंट ब्रिक। इसके बाद है सांड की नाक वाली ईंट यानी कि बुल नोज ब्रिक। ठीक है, थोड़ा सा फनी है बट क्या है, सांड की नाक वाली ब्रिक क्या होता है कि देखो यहाँ से साइड से इसको इस शेप दे दिया जाता है, सर्कुलर शेप। ब्रिक के एक कोने पे यहाँ पे इसको सर्कुलर शेप दे दिया जाता है और हम इसको बोलते हैं सांड के नाक वाली ईंट। ठीक है, इस तरीके का। तो ये जो ब्रिक प्राप्त होता है ये सांड के नाक वाली ब्रिक है। ठीक है, तो इस तरीके का जब भी आप ब्रिक देखिएगा तो इसको बोलिएगा बुल नोज ब्रिक। ठीक है, ओके, क्लियर है। अब बात करते हैं गाय की नाक वाली। अभी सांड की नाक देखा था तो आप गाय की नाक भी देख लेते, इसको भी नहीं छोड़ेंगे। तो काउ नोज ब्रिक की बात करते हैं, तो यह दीवार के ऊपरी रद्दे या सिरे पर लगाई जाती है, जिसको बोलते हैं गाय की नाक
और ये गाय की नाक की तरह दिखती है, इसलिए बोलते हैं काऊ नोज ब्रिक। जैसे कि यहाँ पे आप ये ब्रिक देख रहे हैं, इस ब्रिक को बोलते हैं काऊ नोज ब्रिक। क्लियर है। कॉर्निस की बात करते हैं। कॉर्निस आप देखोगे इस पिक्चर में, आप देख रहे होगे कि यहाँ ऊपर के साइड में इस तरीके से ये वाली ब्रिक का इस्तेमाल किया गया है, जो कि देखने में थोड़ी सुंदर दिख रही है। ठीक है, तो इसका उपयोग छत पर दीवार के ऊपर निकले हिस्से को सुंदर बनाने के लिए किया जाता है। तो छत पर जो निकला हुआ हिस्सा है उसको सुंदर दिखाने के लिए इस तरीके का ब्रिक यूज किया जाता है, जिसको बोलते हैं कॉर्निस ब्रिक। कॉर्निस ब्रिक। ठीक है, तो इस तरीके का जब भी ब्रिक देखिएगा तो इसका नाम क्या रहेगा? कॉर्निस ब्रिक रहेगा। ये देखिए, ये जो ब्रिक है इसको बोलते हैं कोपिंग ब्रिक। तो छत के मुंडेर पे कोई आपने दीवार खड़ी करी, इस तरीके से दीवार खड़ी करी, अब यहीं पे आप इसको बंद कर देना चाहते हो दीवार को। ठीक है, जो आप बाउंड्री वॉल बेसिकली बनाते हो छत के ऊपर, छत के ऊपर जो है बाउंड्री वॉल बनाते हो कि कोई इससे गिर ना जाए छत से, तो इस तरीके से बाउंड्री वॉल बना के छोड़ देना चाहते हो, तो इस तरीके से कॉपिंग ब्रिक का इस्तेमाल कर दो, तो देखने में भी अच्छा लगेगा और सारा का सारा पानी जो है नीचे गिर जाएगा। ठीक है, तो ये कोपिंग ब्रिक है। और ये भी क्या है? दूसरे तरह का कोपिंग ब्रिक है। तो कोपिंग ब्रिक अलग अलग डिजाइन के हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के ब्रिक को हम क्या बोलेंगे? कोपिंग ब्रिक, जो कि मुंडेर पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसके बाद छिद्र युक्त ईंटें, यानी कि परफोरेटेड ब्रिक। तो ऐसे परफोरेटेड ब्रिक में क्या होता है कि इसमें छोटे छोटे छिद्र बना दिए जाते हैं, जैसे यहाँ पे देख रहे होंगे ईंट के अंदर छिद्र बना दिए जाते हैं। इन ईंट के आर पार छिद्र बनाते हैं और ढलाई के समय ही इसमें छिद्र बना दिए जाते हैं। और जो छिद्र का क्षेत्रफल है कुल क्षेत्रफल के 30 से 35% तक ही होता है। यानी कि इस ईंट का क्षेत्रफल अगर 100% है तो इसमें छिद्र का जो प्रतिशत है वह 30 से 35% से अधिक नहीं होना चाहिए, इससे कम होना चाहिए। अब इससे ज्यादा का अगर जो है कि छिद्र हो जाएगा तो यह ईंट की मजबूती एकदम खत्म हो जाएगी। क्लियर है, इसलिए हमें ध्यान रखना है कि जो छिद्र का परसेंटेज है ईंट के क्षेत्रफल के 30 से 35% से अधिक ना हो। इसके बाद है खोखली ईंट, जिसको बोलते हैं हॉलो ब्रिक। तो हॉलो ब्रिक में क्या होता है? अभी तक ईंट में छिद्र हुआ करता है तो इसमें होल बना देते हैं। ठीक है, ये हॉलो ब्रिक। और इसमें इसके अंदर क्या है? ईंट के अंदर खोखला भाग होता है और खोखले भाग का कुल क्षेत्रफल जो है ईंट के क्षेत्रफल के 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। तो खोखले भाग का जो क्षेत्रफल है, एरिया है, वह ईंट के कुल एरिया के 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। इससे कम हो 40%, 30% तो ऊपर भी चलेगा। ठीक है, आखिर ये ब्रिक में हॉलो करते क्यों हैं? तो इसके कई कारण हैं। सबसे जो मेन कारण है, पहला कि ब्रिक की वजह से दीवार का जो भार है, एक तो भार कम करना, दूसरा घरों को साउंड प्रूफ बनाना। इस परफोरेशंस की वजह से आप यहाँ देख रहे हैं, ये जो परफोरेटेड ब्रिक यूज करने की वजह से जो साउंड है, साउंड वेव जो है कि घर के अंदर ट्रेवल नहीं कर पाती, दीवार के उस पार अगर शोर हो रही है तो दीवार के उस पार ही रह जाती है। इस घर के अंदर आप खूब सारा डीजे बजा के डांस करिए, बाहर आवाज नहीं जाएगी। साउंड प्रूफ बनाने के लिए इसको यूज किया जाता है। पहला तो चीज क्या है? पहला जो चीज है वो क्या है कि दीवार को साउंड प्रूफ बनाने के लिए, साथ ही साथ इसको हीट प्रूफ बनाने के लिए, और इसका जो वेट है लो वेट के लिए इस्तेमाल करते हैं कि कम भार आए, कम डेड लोड आए। ठीक है, तो जितने भी पार्टीशन वाल है वहां पे जो है कि आप इस तरीके का ब्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, या फिर जो भी दीवार है जिसपे ज्यादा डायरेक्टली लोड नहीं आना है, ज्यादा भार नहीं आने वाले हैं, तो दीवार बनाने के लिए हॉलो या फिर परफोरेटेड ब्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। और कहाँ पे करते हैं? जहां पर इस दीवार, इस बीम, इस ब्रिक पर भार ना आ रहा हो। जैसे आजकल के जो घर बन रहे हैं वो बीम और कॉलम के घर बन रहे हैं, तो जो कॉलम और बीम है वो पूरा जो है लोड सह लेता है। जो बीम के नीचे दीवार बनाई जाती है ना, उस दीवार पर कोई भी भार नहीं आता है, सारा का सारा भार बीम पर आता है और बीम अपना भार कॉलम पे ट्रांसफर कर देता है। तो दीवार पर कोई भार आता ही नहीं, तो इसकी मजबूती ज्यादा मायने रखती नहीं है। बस दीवार का काम होता है कि
एक जो है कि पार्टीशन प्रोवाइड करना। तो पार्टीशन प्रोवाइड करना, तो हम नहीं चाहते कि गर्मियों के समय में हमारे घर के अंदर का तापमान ज़्यादा हो, तो हम परफोरेटेड ब्रिक का यूज़ करेंगे। तो गर्मी में बाहर तापमान ज़्यादा है लेकिन कमरा ठंडा रहेगा, साथ ही साथ बाहर साउंड हो रहा है तो अंदर साउंड नहीं आएगा। ये सब कुछ फायदे हैं हॉलो ब्रिक यूज़ करने के, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा इसका कास्ट ज़्यादा आता है, इस वजह से कम इस्तेमाल में लिया जाता है। अब बात करते हैं ईंटों का परीक्षण, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ईंटों का परीक्षण, ठीक है। टेस्टिंग ऑफ ब्रिक। अब आप घर बनाने जा रहे हैं और आप एक इंजीनियर हैं, तो जरूरी है कि आपको ईंट अच्छी क्वालिटी का आप लें। आपको बोला जाए कि इंजीनियर साहब जो है कि ईंट लेके आना है, तो आप भट्ठे पे गए, आप अच्छी क्वालिटी का ईंट आप कैसे चेक करोगे, कैसे टेस्ट करोगे कि ईंट बढ़िया है, ठीक है। तो ईंट का परीक्षण करने के लिए हम जो है इस टॉपिक में हम सीखेंगे कि कैसे ईंट का परीक्षण करते हैं। तो कह रहा है कि ईंट एक सस्ता, आसानी से उपलब्ध होने वाला निर्माण पदार्थ है। निर्माण कार्य की मजबूती, टिकाऊपन तथा सुंदरता ईंट के गुणों पर निर्भर करेगी। कितना जो है कि हमारा मकान टिकाऊपन रहेगा, मकान में कितना मजबूत रहेगा, कितना सुंदर लगेगा, वो ईंट की गुणवत्ता पर निर्भर करेगा, ठीक है। तो इसकी गुणवत्ता जो चेक करने के लिए जो इंडियन स्टैंडर्ड कोड है, यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, वो क्या है, BIS 3495, ये कोड है जो कि दिया गया था 1992। इस कोड के अनुसार किस तरीके से ब्रिक का टेस्ट करते हैं, चलिए देखते हैं। पहले हम परीक्षण करते हैं आकार का परीक्षण, ठीक है। दूसरा संरचना का परीक्षण करते हैं, जल अवशोषण परीक्षण करते हैं, संपीड़न सामर्थ्य परीक्षण करते हैं, और लास्ट हम परीक्षण करेंगे उत्फुल्लन या फिर सोरा या फिर लोनी परीक्षण करेंगे। टोटल 5 टेस्ट करते हैं ब्रिक के, जो कि इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा कई सारे टेस्ट करते हैं, लेकिन ये 5 आपके सिलेबस में है। तो और ये आपके एग्जाम में कई बार पूछता है कि ईंट के परीक्षण के बारे में लिखने के लिए, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ये 5 पॉइंट आपको लिखने हैं, 5 नंबर के रहेंगे, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आ रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा, और आप कमेंट करके हमें बताइएगा कि आपको हमारा वीडियो लेक्चर कैसा लगा, ठीक है, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलेगा और भी अच्छे वीडियो लेक्चर आपके लिए बना पाने के लिए, ठीक है। और फ्यूचर में भी हम सारे सब्जेक्ट को कोशिश करेंगे पढ़ाने की। और ये इस PDF जो कि मैं पढ़ा रहा हूँ, आप इसका PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। सिविल सपोर्टिव आप सर्च करिएगा, ठीक है, टेलीग्राम पे। तो हमारा टेलीग्राम का चैनल है जिसपे आप जो है कि ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें सभी आपको PPT, PDF, हैंड रिटन नोट्स, सारा कुछ वहाँ पे आपको मिलता रहेगा, ठीक है। तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं आकार परीक्षण, ठीक है। तो आकार परीक्षण में ईंट का जो आकार होता है वो स्टैंडर्ड आकार है 19x9x9। तो ईंट का जो स्टैंडर्ड आकार कितना होता है, ये ईंट है, ये अपना ईंट है, ठीक है। तो ईंट का जो आकार होता है उसकी लंबाई होती है 19 सेंटीमीटर, इसकी जो चौड़ाई होती है वो होती है 9 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट कितनी होती है, वो होती है 9 सेंटीमीटर। तो ये स्टैंडर्ड आकार है 19x9x9 सेंटीमीटर। तो होता क्या है कि जो ब्रिक होती है, अगर इसको जब हम सुखाते हैं तो ये सिकुड़ जाता है। जब सूखता है तो धीरे धीरे सिकुड़न आती है, तो सिकुड़न की वजह से इसका आकार कम होता है। तो अपना जो स्टैंडर्ड आकार है, जो साँचे का आकार है 19x9x9 सेंटीमीटर का, तो इससे इसके आकार में केवल ±2% तक की छूट दी जाती है। अगर 2% आकार में थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो गया तो पर भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। 2% से ज्यादा अगर आपका शेप और साइज में चेंज आ रहा है तो हम कहेंगे कि ये ईटा खराब है, ये अच्छे क्वालिटी का ब्रिक नहीं है, ठीक है। तो आकार परीक्षण में हम क्या करते हैं कि जो स्टैंडर्ड शेप है या साइज है ब्रिक का, उससे 2% से ज्यादा का उसमें कमी नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो ये शेप परीक्षण है, आप इंची टेप से उसका शेप जो है मेजर कर सकते हैं। दूसरा जो परीक्षण है वो है संरचना परीक्षण। संरचना परीक्षण में क्या होता है कि इसके लिए ईंट को बीच से तोड़ दिया जाता है, ठीक है। और तोड़ने के बाद संरचना का परीक्षण करते हैं, संरचना का परीक्षण करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कि ये समांग यानी कि होमोजीनियस होना चाहिए, ठोस होना चाहिए।
तो इसके अंदर कोई भी कंकड़, पत्थर या रोड़ी नहीं होना चाहिए। संरचना परीक्षण का मतलब क्या है कि आप ये ब्रिक लीजिए और इसको बीच से ब्रेक कर दीजिए, इस ब्रिक को बीच से तोड़ दीजिए। तो तोड़ने के बाद आप देखोगे कि यहाँ पे किसी तरीके का कोई भी कंकड़, पत्थर या रोड़ी आपको दिखाई नहीं देना चाहिए। वो एक समान होना चाहिए, एक समान जो है कि ब्रिक दिखना चाहिए। तो अगर कोई कंकड़, पत्थर, रोड़ी नहीं है, एक जैसा दिख रहा है ईंट, तो हम कहेंगे कि हाँ ये स्ट्रक्चर इसका काफी बढ़िया है, अच्छे से जो है कि मिट्टी बना के इसको बनाया गया है, मिट्टी को गूंथ कर बनाया गया है, तो काफी अच्छा ब्रिक है। ठीक है। इसके बाद जल अवशोषण परीक्षण। तो जल अवशोषण यानी कि वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट। इसमें होता क्या है कि आप ये ईंट लीजिए, जैसे ए, डी, पी, एस, अलग अलग टाइप के ईंट है जिनका हमने नाम दे दिया है बस। ठीक है। इनको जल के अंदर डुबा के रख दीजिए। तो जल के अंदर ईंटों को जब आप डुबा के रखिएगा, तो इसको 24 घंटे तक डुबा के रख दीजिए जल के अंदर। कितने घंटे तक? 24 आवर, 24 आवर तक डुबा के रखिए। ठीक है। डुबाने से पहले इनका वेट कर लीजिए। मान लीजिए डुबाने से पहले इनका वेट था W1। अब इसको डुबा के रखिए और डुबा के रखने के बाद इसको निकालिए और इसका वेट करिए। इसका वेट हो गया W2, क्योंकि इसने पानी को सोख लिया है। पानी सोख लेने की वजह से इसके अंदर जो है कि इसका वेट बढ़ गया है। ठीक है। तो जो गीला ईंट होता है ज्यादा भारी होता है, आपको आइडिया होगा। ठीक है। तो इसका वेट बढ़ गया है। तो आप चेक करो कि इसने कितना प्रतिशत पानी सोखा है। तो कितना प्रतिशत वाटर सोखा है वो कैसे पता चलेगा? W2 माइनस W1 अपान W1 गुणे 100 करके आप पता कर सकते हो कि कितना प्रतिशत इसने वाटर एब्जॉर्ब किया है। ठीक है। वाटर एब्जॉर्प्शन आप पता कर सकते हो। तो ये जो अच्छी क्वालिटी का ब्रिक है वह अपने भार से 20% से ज्यादा पानी नहीं सोखना चाहिए। जो फर्स्ट क्लास ब्रिक है वो अपने भार के 20% से ज्यादा पानी नहीं सोखना चाहिए। जो सेकंड क्लास ब्रिक है वो अपने भार के 22% से ज्यादा पानी ना सोखे, सेकंड क्लास के लिए। और जो थर्ड क्लास ब्रिक है अपने भार के 25% से ज्यादा पानी नहीं सोखना चाहिए। अगर इससे ज्यादा, जैसे फर्स्ट क्लास ब्रिक आप लेके आए, अगर अपने भार के 20% से ज्यादा पानी सोख रहा है तो हम कहेंगे कि ये पानी, ये ब्रिक जो है अच्छा नहीं है, ये वाटर एब्जॉर्प्शन में फेल कर गया है। क्यों? क्योंकि ज्यादा पानी सोख रहा है, इसका मतलब इसमें छिद्र जो है वो अधिक है। अधिक छिद्र होने का मतलब है कि छिद्र अधिक है, तो इसका मतलब ये है कि इसकी मजबूती कम है। ठीक है। अब होल 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 रहेगा बहुत ज्यादा ब्रिक में, तो इसका मतलब ये मजबूत अच्छा नहीं है। ठीक है। तो जल अवशोषण परीक्षण तो कह रहा है कि इस परीक्षण के द्वारा ईंट में मौजूद छिद्र का पता लगाया जाता है। छिद्रों की संख्या से ईंट के पानी सोखने की क्षमता पता चलती है। जितना ज्यादा छिद्र रहेगा उतना ही ज्यादा पानी सोखेगा, और जितना ज्यादा पानी सोख रहा है उसका मतलब उतनी ही ज्यादा छिद्र है, तो उतना ही कमजोर ब्रिक रहेगा। ठीक है। अधिक छिद्रों के होने की दशा में यह ज्यादा जल अवशोषित करेगी, जिससे इसके सामर्थ्य में कमी आ जाएगी। जिससे अधिक जल अवशोषित करेगी उतनी, कह रहा है जितना ज्यादा अधिक जल अवशोषित करेगी ही उतना ही निम्न स्तर की ईंट होगी, और जितना कम जल अवशोषित करेगी उतनी ही अच्छे क्लास का, अच्छे स्तर का ब्रिक होगा। समझ गए बात को? कि जितना कम जो है कि पानी सोखेगा उतना ही अच्छा ब्रिक होगा। बस इतनी बात। इसीलिए फर्स्ट क्लास ब्रिक के लिए 20%, सेकंड क्लास के लिए 22% और थर्ड क्लास के लिए 25% जो है कि कैटेगरी बनाई गई है। ठीक है। ये IS कोड के अकॉर्डिंग है। आगे बात करते हैं संपीड़न सामर्थ्य। संपीड़न सामर्थ्य का मतलब होता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। इसमें क्या होता है, ईंट का एक सैंपल लेते हैं। ये देखिए प्रतिदर्श है, सैंपल है। ये ईंट का एक सैंपल लेते हैं जो कि दो प्लेट के बीच में रख कर, ऊपर हैंडल है, हैंडल से इसके ऊपर फोर्स लगाया जाता है, और जितना भी फोर्स लगता है यहाँ गेज पर माप लिया जाता है कि कितना फोर्स लगा है। ठीक है। तो इससे जो है कि इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकाल ली जाती है। जितने भी किलो न्यूटन का फोर्स लगा है बटे ब्रिक का जो एरिया होता है मीटर स्क्वायर में, तो फोर्स बटे एरिया करके हम इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकाल लेते हैं। ठीक है। हमें पता चल जाता है कि कितने ब्रिक की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है। तो इसके लिए करते क्या है कि ब्रिक को दोनों प्लेट के अंदर रख कर इस पर 140
किलो न्यूटन पर मिनट पर मिनट का लोड लगाते हैं। यानी कि लोड बढ़ाते जाते हैं, सडनली 140 किलो न्यूटन का लोड नहीं लगाते हैं। पहले जो है कि ब्रिक रखेंगे और धीरे धीरे जो है कि लोड लगाना, अप्लाई करना शुरू करेंगे। 5 किलो न्यूटन, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 इस तरीके से लोड लगाना स्टार्ट करेंगे। मतलब इस लोड लगाने की जो स्पीड होगी वो इतना रहेगी कि पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में 0 से 140 तक लोड लगा दिया जाएगा। इतना जो है कि स्पीड रहेगा लोड लगाने का। ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में। ठीक है, तो कैसे परीक्षण करते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आया है, तो इसको देखते हैं। कह रहे इस परीक्षण को संपीड़न जांच मशीन की सहायता से करते हैं। तो ये जो मशीन है इसको क्या बोलते हैं, संपीड़न जांच मशीन। ठीक है, ईंट की सामर्थ्य जितना अधिक होती है उनके इंजीनियरिंग गुण भी उतने अधिक होते हैं, उच्च कोटि की। ईंट की अगर सामर्थ्य अधिक है तो उतना ही इंजीनियरिंग कार्य में वो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा। अगर अच्छा सामर्थ्य है तो जाहिर सी बात है कि जो है कि ज्यादा से ज्यादा हम इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। प्रयोग कैसे करते हैं, तो कह रहा है कि कोई 5 ईंट लीजिए, आपके पास जो ब्रिक का चट्टा आया हुआ है, ईंट का चट्टा आया हुआ 1000-2000 ईंट है, उसमें से रैंडमली जाके कहीं से भी 5 ईंट उठा लीजिए। अब इस ईंट को 24 घंटे तक कमरे रूम टेम्परेचर पर जो है कि पानी में डुबा कर रखिए। पानी में डुबा के रखिए 24 घंटे तक। फिर इसके बाद इस ईंट को बाहर निकालिए। बाहर पानी से निकालने के बाद इसके जो दिल्ले हैं, जैसे ये ईंट है ना, ये ईंट है, तो ये ईंट के अंदर जो दिल्ला होता है इसके अंदर, इसके में आप जो है कि मोर्टार भरिए। मोर्टार, मोर्टार मतलब होता है सीमेंट और सैंड का मसाला 1 भाग, और ये सीमेंट और सैंड का मसाला 1 भाग इसमें सीमेंट हो तो 3 भाग सैंड हो, बालू। इन दोनों का मसाला तैयार करके इसके दिल्ले में भर दीजिए। ईंट के दिल्ले में आप इसको भर दीजिए, सीमेंट और बालू के मसाले को। और जब ये सूख जाए, 2-4-10 घंटे बाद जब ये सूख जाए, तो फिर से इसको पानी में डाल दीजिए 72 घंटे के लिए। पहले 24 घंटे रखा, यानी कि 1 दिन रखा था, 24 घंटे मतलब 1 डे रखा था। अब अगली बार 3 दिन रख दीजिए, 3 डेज रख दीजिए। ठीक है, कितने दिन, 3 दिन रख दीजिए। 3 दिन तक रख देंगे तो ईंट पूरी तरीके से पानी से भर जाएगा, पानी को सोख कर भर जाएगा। और फिर इसके बाद 3 दिन बाद इसको निकालिए, इसको पानी को अच्छे से पोंछिए और फिर ईंट को ले जाके इस मशीन में रख दीजिए और इसकी स्ट्रेंथ पता करिए। ठीक है, तो 3 दिन को रखने के बाद फिर इसको निकालिए, इसको संपीड़न जांच मशीन में रखिए और इस पर लोड लगाइए। लोड कितना लगेगा, 140 किलोग्राम पर मिनट के बल के साथ इस पर लोड लगाइए। और तब तक लोड लगाते जाइए जब तक ये ईंट टूट न जाए। जब यह टूट जाए तो कितने फोर्स पर यह टूटा है, यह फोर्स आप जो है कि कैलकुलेट कर लीजिए कि हाँ इतने फोर्स पर यह टूट गया है। उस फोर्स में ईंट के आधार, अब इस फोर्स में जो ईंट का आधार था, ये जो ईंट है ना, तो ईंट का जो आधार है, आधार के क्षेत्रफल से भाग दे दीजिए। तो जब आधार के क्षेत्रफल से भाग दे देंगे तो उसका संपीड़न सामर्थ्य आ जाएगा। ठीक है, ईंट का संपीड़न सामर्थ्य आ जाएगा। जैसे ईंट का संपीड़न सामर्थ्य निकालना हुआ तो ईंट का संपीड़न सामर्थ्य बराबर होता है संपीड़न बल बटे ईंट का क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसको तोड़ने में जितना भी फोर्स लगा, मान लीजिए कि इसको तोड़ने में, इस ब्रिक को तोड़ने में कितने का, 100 किलोग्राम का फोर्स लगा और इसका जो क्षेत्रफल था वो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर था। तो जब इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 50 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम कहेंगे कि ईंट का संपीड़न सामर्थ्य कितना है, 50 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, क्योंकि ईंट का जो क्षेत्रफल था जिस पर लोड लगा है, ये ऊपर वाला जो क्षेत्रफल है एरिया, ठीक है, यह 2 सेंटीमीटर स्क्वायर था और इस पे जो लोड लगा है वो 100 किलोग्राम का लगा है। तो कटने के बाद कितना आ गया, 50। तो 50 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर ईंट का सामर्थ्य आ गया। ठीक है, आगे कह रहा है कि इसे, ईंट का जो सामर्थ्य है 35 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए। अगर किसी ईंट का जो सामर्थ्य है 35 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए, इससे अगर कम है, 35 किलोग्राम से कम है ईंट का सामर्थ्य, तो हम कहेंगे कि ये अच्छी क्वालिटी का ईंट नहीं है। क्लियर है, इससे ज्यादा का ही स्ट्रेंथ होना चाहिए। तो कैसे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक करते हैं, कोई भी 5 ईंट लीजिए,
पांचों ईंटों को पानी में 24 घंटे तक डुबा के रख दीजिए, खूब अच्छे से पानी सोख ले। फिर बाहर निकालिए, उसको पोंछिए। उसका जो दिल्ला है जो फ्रॉग है, उसके अंदर 1:3 का मोर्टार भर के, जब वो मोर्टार सूख जाए तो फिर से पानी में 72 घंटे के लिए पांचों ईंटों को डाल दीजिए। एक दो ईंटों को नहीं, पांचों को। और पांचों के में मसाला भरना है। और फिर इसके बाद 72 घंटे बाद उसको निकालिए और पांचों ईंटों को एक एक करके तोड़िए। अब सबका कितने फोर्स पर वह टूट गया, वो फोर्स जो है संपीड़न बल लिख लीजिए। तो संपीड़न बल बटे उस ईंट का क्षेत्रफल, जब डिवाइड करोगे तो उस ईंट का संपीड़न सामर्थ्य आ जाएगा। फिर दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, पांचवें का, सभी का निकाल लो और पांचों का एवरेज कर लो कि एवरेज कितना स्ट्रेंथ रहा है आसपास में, तो पता चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि आपने जो ईंट लिया हो, कोई एक ईंट लोगे तो उसमें दिक्कत क्या आएगी, हो सकता है वो ईंट जो है कि भट्टे से घर तक लाने में या लेबोरेटरी तक लाने में हो सकता है क्रैक्स पड़ गया हो और कम स्ट्रेंथ आ रहा हो। ठीक है, इस वजह से 5 में करेंगे तो एक्यूरेट रिजल्ट मिल जाएगा। ये हो गया संपीड़न सामर्थ्य परीक्षण। आपके एग्जाम में काफी बार आया हुआ है कि ईंट के संपीड़न सामर्थ्य कैसे चेक करते हैं, तो इस तरीके से चेक करते हैं, आप लिख सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, इसके बाद लास्ट है उत्फुल्लन या फिर सोरा परीक्षण। तो आपने देखा होगा कि इस दीवार में इस तरीके से सफेद सफेद सा लोना लग जाता है, इसी का परीक्षण करना कहलाता है सोरा या फिर लोनी परीक्षण। इस परीक्षण के द्वारा ईंट में मौजूद क्षारीय यानी कि लवण, जो ईंट के अंदर जो साल्ट मौजूद है, क्षार मौजूद है, तो उसके तत्वों का पता लगाया जाता है। ऐसी मिट्टी जिसमें क्षारीय तत्व मौजूद हो, तो ऐसी मिट्टी जिसमें साल्ट हो, नमक हो, ऐसी मिट्टी जिसमें साल्ट या नमक हो, तो उस मिट्टी का अगर इस्तेमाल हम कर लेते हैं ईंट बनाने में, तो जब वो पानी के कांटेक्ट में आता है, पानी के संपर्क में आता है, आने के बाद उसकी सतह पर सफेद भूरे धब्बे लग जाते हैं, सफेद रंग के कुछ इस तरीके के धब्बे लग जाते हैं। इससे ईंट पाउडर के रूप में बनकर गिरने लग जाती है। तो ये जो ईंट है, ये पाउडर के रूप में धीरे धीरे जो है कि 2-4-10 सालों में पाउडर के रूप में बन के झरने लग जाता है। ठीक है, इसे ही उत्फूलन या सोरा परीक्षण कहते हैं। ठीक है, अच्छी ईंट में इसे नहीं होना चाहिए और कुछ मात्रा चल सकती है, यानी कि अगर अच्छी ईंट है तो इसमें इस तरीके का इफ्लोरेसेंस नहीं होना चाहिए, इस तरीके की कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आपने देखा होगा ईंट के ऊपर प्लास्टर कर दो तो प्लास्टर भी झड़ने लग जाता है, तो जब प्लास्टर झड़ने लग जाएगा तो आपकी घर की मजबूती भी खराब हो जाएगी और आप देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इस तरीके का परीक्षण क्या करते हैं, इफ्लोरेसेंस टेस्ट करते हैं। इसको करते कैसे हैं, बहुत आसान है। आप एक बर्तन में पानी लीजिए और उसमें ईंट को डाल दीजिए, ईंट को डालकर 24 घंटे तक छोड़ दीजिए, ईंट को पानी में 24 घंटे तक डालकर छोड़ दीजिए। फिर इसको निकाल के बाहर रख दीजिए। तो क्या होगा कि ईंट के अंदर जब पानी घुस गया है तो पानी क्या करेगा, पानी की वजह से जितना भी नमक है, साल्ट है, लवण है, सारा का सारा जो है कि ईंट के ऊपर दीवार पर आके चिपक जाएगा और सफेद सफेद सा बना लेगा, सफेद सफेद सा इस तरीके का लेयर बना लेगा। ठीक है, अगर साल्ट होगा तो, अगर सफेद सफेद लेयर जो है कि ईंट के चारों तरफ जम गया तो हम कहेंगे कि ये भैया इसमें जो है कि साल्ट की मात्रा है, इससे हम घर बनाएंगे तो हमारा दीवार खराब हो जाएगा, इसलिए हम इसको यूज नहीं करेंगे, इस ब्रिक को वापस कर देंगे। और अगर नहीं लगता है सफेद सफेद सा तो हम कहेंगे चलो ये अच्छा ब्रिक है, इसका हम इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इफ्लोरेसेंस टेस्ट करते हैं। ठीक है, ओके, ये हमारा ब्रिक का जो है कि पूरा का पूरा पोर्शन कंप्लीट हो गया है, हमने देख लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम टाइल के बारे में पढ़ लेंगे, तो हमारा जो है कि ये चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा। इससे पहले चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 हमने कर रखा है। ठीक है, और बाकी के जितने भी चैप्टर हैं उनकी भी वीडियो सीरीज बहुत जल्दी आएगी, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम का लिंक है, सिविल सपोर्टिव नाम है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको हम इस वीडियो लेक्चर से कुछ बेनिफिट मिला हो तो आप सिविल सपोर्टिव इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हाँ, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा व्हाट्सएप ग्रुप में। ठीक है, चलिए तब तक अब मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ाई करिए और खुश रहिए, बाय बाय।